हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक राज्य का दूसरे राज्य से किस प्रकार का संबंध रहता है। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अगर कभी विवाद की स्थिति होती है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए क्या मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, क्या मैकेनिज्म बाद में सरकार ने डेवलप किया और किस तरह से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जब हम इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि इसके लिए संविधान में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। जब हम संवैधानिक प्रावधान के बारे में पढ़ते हैं तो दो राज्यों के बीच डिस्प्यूट किस वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले उसमें अगर हम देखें तो एक कारण तो वाटर हो सकता है, क्योंकि नदियाँ एक राज्य से दूसरे राज्यों में बहती हैं। तो अगर नदी के पानी को लेके कोई डिस्प्यूट हो जाए तो एक डिस्प्यूट तो ये है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर कहीं पर व्यापार व्यवसाय है, दो राज्यों के बीच जो व्यापार होता है, जो ट्रेड है, तो दो राज्यों के बीच ट्रेड को लेके कोई भी इशू हो सकता है कि एक राज्य ज़्यादा टैक्स लगा दे, दूसरा राज्य ये कहे कि हमारे प्रोडक्ट पे ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, या एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो मूवमेंट होते हैं ट्रक्स के, उस पर कुछ टैक्स अलग से लगा दे या उसको परेशान करे। तो इन तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिसमें एक प्रावधान तो यह है कि जब कभी भी अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच वाटर को लेके कोई भी डिस्प्यूट होगी तो उस केस में एडजुडिकेशन का प्रावधान है। एडजुडिकेशन का प्रावधान है मतलब ऐसे केस में पार्लियामेंट को यह पावर दिया गया है कि पार्लियामेंट इस केस में एडजुडिकेट करेगी, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए इंटरवीन करेगी। एक तो यह है। अब पार्लियामेंट क्या करेगी इसको हम आगे देखेंगे। दूसरा है कि एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया है, और जो इंटर स्टेट काउंसिल है इसका प्रावधान संविधान में किया गया बाद में। और इंटर स्टेट काउंसिल के में सारे राज्य इसके मेंबर्स होते हैं, जितने भी स्टेट हैं ये सभी जो है इसके मेंबर होते हैं, और सेंटर के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो अगर कहीं कोई डिस्प्यूट है तो सारे मैटर इंटर स्टेट काउंसिल में आते हैं और यहाँ पर डिस्कशन के थ्रू उसको सॉल्व किया जाता है। अगला प्रावधान यह किया गया है कि अगर एक राज्य का कोई भी पब्लिक एक्ट है, रिकॉर्ड है, या किसी एक राज्य के कोर्ट का कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, तो इन तीनों ही चीज़ों को दूसरे राज्य में भी रिकॉग्निशन मिलेगा। मतलब दूसरा राज्य यह नहीं कह सकता है कि यह एक राज्य का अगर कोई रिकॉर्ड है, सरकार का कोई रिकॉर्ड है या जुडिशरी की कोई प्रोसीडिंग्स है तो उसको हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं कर सकती है। और लास्ट एक और जो प्रावधान किया गया है वह यह है कि दो राज्यों के बीच जो व्यापार है, ट्रेड है, कॉमर्स है या इंटरकोर्स है, मतलब व्यापार व्यवसाय जो दो राज्यों के बीच होता है उसको फ्रीडम दिया गया है। मतलब उस पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है, किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। हाँ, कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पर कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की हम बात करते हैं तो ये अलाउड हैं, लेकिन ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन कभी भी दो राज्यों के बीच ट्रेड कॉमर्स पर नहीं लगाया जा सकता है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है और इसके लिए संविधान में अलग अलग आर्टिकल में प्रॉपर प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे डिस्प्यूट आने लगे जिसके लिए बाद में पार्लियामेंट ने इंटरवीन किया और कुछ काउंसिल्स बनाए, जिसमें सबसे पहला है जोनल काउंसिल्स। जोनल काउंसिल के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया था और उसके तहत जोनल काउंसिल्स बनाए गए, और अभी 5 जोनल काउंसिल्स हैं। और 5 जोनल काउंसिल्स के अलावा एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट हैं हमारा असम को मिला के, ये सभी के सभी इसके मेंबर हैं। मतलब इसमें हम यह कह सकते हैं कि असम प्लस 7 सिस्टर्स। ये जो 8 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, ये सभी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में मेंबर हैं। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं कि किस तरह से राज्यों के बीच कोऑपरेशन रहे और राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन रहे, किसी भी तरह का विवाद ना रहे दो राज्यों के बीच, इसके लिए यह प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला हम लोग बात कर रहे थे वह था वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए।
तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जो प्रावधान दिया गया है वह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 262 में दिया गया है। आप इस आर्टिकल को निश्चित तौर पर याद रखिए कि आर्टिकल 262 ये कहता है कि जब कभी भी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का वाटर डिस्प्यूट होता है तो पार्लियामेंट को यह पावर है कि वह ऐसे मैटर में कोई भी लॉ बना के एडजुडिकेशन कर सकती है। अब लॉ बना के एडजुडिकेशन करने का क्या मतलब है? तो लॉ में कुछ ऐसे प्रावधान कर सकती है ताकि इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके। और ये डिस्प्यूट किससे रिलेटेड होगा? तो वाटर से रिलेटेड है। तो क्या हो सकता है वाटर का? पहला तो यूज, कौन उसको यूज करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई यूज कर रहा है तो किसके हिस्से कितना वाटर आएगा, कितना पानी आएगा। और ओवरऑल अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो कहीं ना कहीं गेम बनेगा जहाँ से इसका कंट्रोल होगा। तो कंट्रोल कौन करेगा? अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कभी भी वाटर को लेके, उसके यूज को लेके, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके या उसके कंट्रोल को लेके अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई भी विवाद की स्थिति बनती है, उस केस में पार्लियामेंट एडजुडिकेट कर सकती है। पहला तो ये प्रोविज़न था। दूसरा, पार्लियामेंट को साथ के साथ यह भी पावर है कि जब कभी भी पार्लियामेंट इस तरह का कोई लॉ बनाएगी एडजुडिकेट करने के लिए, उस लॉ पर किसी भी कोर्ट का, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी दूसरा कोर्ट हो, वो अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकेगी। मतलब जब पार्लियामेंट वाटर डिस्प्यूट के मैटर में एडजुडिकेट करेगी लॉ बना के, जब भी पार्लियामेंट लॉ बनाकर वाटर डिस्प्यूट के केस में एडजुडिकेट करेगी, मतलब उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेगी, तब पार्लियामेंट यह भी प्रावधान कर सकती है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो, कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कोई भी दूसरा कोर्ट हो, वो उसमें अपने जुरिस्डिक्शन का यूज नहीं करेगी। मतलब इस डिस्प्यूट में अब किसी भी कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पार्लियामेंट ऐसा प्रावधान करे। बिना पार्लियामेंट के प्रावधान किए हुए यह चीज़ नहीं हो सकता है। उस केस में वो मैटर कोर्ट में जा सकता है। अब पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, हमने ये कहा। तो क्या पार्लियामेंट आज तक कोई लॉ बनाई है? तो हाँ, इससे रिलेटेड पार्लियामेंट ने अब तक 2 लॉ बनाए हैं। कितने? 2 लॉ। पार्लियामेंट ने इससे रिलेटेड अब तक 2 लॉ बनाए हैं। एक है इसमें से रिवर बोर्ड एक्ट 1956। एक है हमारा क्या? रिवर बोर्ड एक्ट 1956। 1956 रिवर बोर्ड एक्ट यह प्रावधान करता है कि पार्लियामेंट रिवर बोर्ड्स बनाएगी। अब जो रिवर बोर्ड बनेगी वो क्या करेगी, कैसे बनेगा, इस पे बात करते हैं। तो जब कभी भी पार्लियामेंट रिवर बोर्ड बनाएगी, कौन बनाएगा इसको? पार्लियामेंट अपने एक्ट के थ्रू रिवर बोर्ड बना दी। लेकिन जब भी रिवर बोर्ड बनाया जाएगा, इसके लिए ज़रूरी है कि जिन राज्यों के बीच विवाद है वह रिक्वेस्ट करे। राज्य क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। और किससे करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। जब भी जिन राज्यों के बीच विवाद है, अगर वो रिक्वेस्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से, तो उस केस में केंद्र सरकार पार्लियामेंट में बिल लाकर ऐसे रिवर बोर्ड बना सकती है, रिवर बोर्ड एक्ट 1956 के तहत। अब जब रिवर बोर्ड बन जाएगा तो उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा कि जो इंटर स्टेट रिवर है या रिवर वैलीज है उसको रेगुलेट करना और उसके डेवलपमेंट का ध्यान रखना। तो जब उसका रेगुलेशन और डेवलपमेंट इसके हिस्से आएगा तो क्या हो गया कि यह रिवर बोर्ड अब डिसाइड करेगा कि किस राज्य को कितना पानी मिलेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, कंट्रोल कौन करेगा, यह सभी रिवर बोर्ड डिसाइड करेगा। तो पहला प्रावधान तो यही था कि पार्लियामेंट लॉ तो बनाएगी। तो एक लॉ तो बन गया कि रिवर बोर्ड एक्ट 1956, जिसमें ये पूरा प्रावधान है कि जब भी रिवर बोर्ड बनाना होगा तो स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा सेंटर को, और फिर सेंटर रिवर बोर्ड बना देगी। और जब रिवर बोर्ड बन जाएगा तो वो काम क्या करेगा? वो रेगुलेट करेगा। जो वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो उससे वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को हो, यूज को हो, कंट्रोल को हो, इस सभी को वो रेगुलेट करेगा और फर्दर उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड बाकी काम को भी देखेगा। तो एक लॉ तो ये हो गया जो पार्लियामेंट ने बनाया। एक दूसरा लॉ भी है
इसको भी पार्लियामेंट ने 1956 में ही बनाया था और यह था इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। पहला हो गया हमारा रिवर बोर्ड एक्ट और दूसरा हो गया इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के केस में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एडहॉक ट्रिब्यूनल सेट करती है। एडहॉक ट्रिब्यूनल इसलिए कह रहे हैं कि इसका एक पर्पस होता है, इसका एक पर्पस होता है। जैसे ही इसका पर्पस फुलफिल हो गया, पर्पस है, अब पर्पस जैसे ही एक बार फुलफिल हो गया फिर इसको क्लोज कर दिया जाता है, इस ट्रिब्यूनल को फिर बंद कर दिया जाता है, ये ट्रिब्यूनल एग्जिस्ट नहीं करती है उसके बाद। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एडहॉक ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं। अब इस ट्रिब्यूनल का क्या काम होगा, तो जो डिस्प्यूट है उसके एडजुडिकेट करती है, मतलब डिस्प्यूट पे डिसीजन लेती है। हमने पहले क्या कहा, रिवर बोर्ड क्या कर रही है, रिवर बोर्ड यह देखती है कि यूज कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और कंट्रोल कैसे होगा वाटर का, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर रही है कि फाइनली क्या होगा। वो तत्काल अपना एक इंटरिम रिलीफ कह सकते हैं कि दोनों राज्यों के बीच किस तरह से वाटर कहाँ जाएगा, कौन कितना यूज करेगा वो देखेगी। लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वह होता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के तहत जो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल होता है। अब जब ट्रिब्यूनल बन गया, पर्पस फुलफिल होगा, क्लोज कर दिया जाएगा, तो इसलिए ये एडहॉक है, एडहॉक का यही मतलब है। अब जब कोई भी मैटर, कोई भी डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में आएगा तो ट्रिब्यूनल उस पर डिसीजन देगी, ट्रिब्यूनल उसको मैटर को देखेगी और फिर डिसीजन आएगा। और जब ट्रिब्यूनल का डिसीजन आएगा तो यह ध्यान रखिए कि ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल भी होता है और बाइंडिंग भी होता है, इसके खिलाफ कोई अपील कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के केस में जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स बनते हैं उसका डिसीजन फाइनल भी है और बाइंडिंग भी है सभी पार्टी पे। अब तक 1947 से लेकर अगर हम आज तक की बात करें तो टोटल 9 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स बने हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे कि टोटल कितने बने हैं, 9 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स बने हैं, जिसमें कृष्णा पे 2 बन चुके हैं, गोदावरी, नर्मदा, रावी एंड ब्यास, कावेरी, वसुंधरा, महादाई और महानदी। आप ये ध्यान रखेंगे कि कितने ट्रिब्यूनल बने, 9, जिसमें कृष्णा पे 2 है और ये बाकी है। जो सबसे पहला ट्रिब्यूनल बना था वह 1969 में बना था और यह कृष्णा वाटर डिस्प्यूट को लेके बना था। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट है। फर्स्ट ट्रिब्यूनल कब बना, 1969 में, और कृष्णा रिवर पे वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड था। और विवाद किसके बीच था, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, क्योंकि इन तीनों राज्यों को कृष्णा नदी से पानी जाता है। तो आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद था और 1969 में यह ट्रिब्यूनल बनी। जो लास्ट ट्रिब्यूनल बनी है आज तक में वह 2018 में बनी थी और यह महानदी को लेकर था। महानदी वाटर डिस्प्यूट को लेकर 2018 में एक ट्रिब्यूनल बनी और इसमें जो पार्टी इन्वॉल्व थे, जो 2 राज्य इन्वॉल्व थे, उसमें एक उड़ीसा था और दूसरा छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का यह विवाद था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर कैसे हैंडल किए जाते हैं। अगला हमने कहा था कि कुछ मैटर ऐसे भी होते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सरकारिया कमीशन ने इसका रिकमेंडेशन दिया था। जब RS सरकारिया के अंडर एक कमेटी बनी थी तो उस कमीशन ने यह कहा था कि 2 राज्यों के बीच या इवन केंद्र राज्य के बीच भी अगर कोई विवाद है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक काउंसिल बनाना चाहिए, और वो काउंसिल था इंटर स्टेट काउंसिल। तो इसके लिए बाद में सरकार ने आर्टिकल 263 कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया और आर्टिकल 263 के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान किया गया। और ये कब हुआ, 1990 में इसको बनाया गया, जब VP सिंह की सरकार थी और पार्टी थी जनता पार्टी। तो जनता दल की सरकार 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश की आर्टिकल 263 के तहत। अब जब भी इंटर स्टेट काउंसिल की बात आती है तो इसको एस्टेब्लिश कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश करते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना प्रेसिडेंट करते हैं आर्टिकल 263 के तहत। अब इसका काम क्या है, तो काम तो बेसिकली यही है कि अगर राज्यों के बीच विवाद है या केंद्र और राज्य के बीच विवाद है उसी को सॉल्व करना है।
तो कॉमन इशू को इन्वेस्टिगेट करना है और डिस्कस करना है। मतलब जो भी कॉमन इशू है दो राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच, उस मैटर को देखेगी कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों इस तरह के विवाद खड़े हो रहे हैं, और जो भी उसका सॉल्यूशन हो सकता है वो सजेस्ट करेगी। फिर रिकमेंड करती है कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी। ये वही चीज़ हो गया कि डिस्प्यूट है तो एक अपना सजेशन देती है कि किस तरह से इस डिस्प्यूट को ख़त्म कर सकते हैं। यह भी वही हो गया कि एडवाइस देती है डिस्प्यूट पे। अब इंटर स्टेट काउंसिल में होते कौन कौन है, मेंबर्स कौन होते हैं। अब इसको जब केंद्र राज्य और राज्यों के बीच विवाद को सॉल्व करने के लिए दिया गया है, अब विवाद किसके बीच का सॉल्व करेंगे, एक तो केंद्र का राज्यों के साथ, दूसरा राज्यों का केंद्र के साथ, और एक हो सकता है कि स्टेट का स्टेट के साथ ही हो, दो राज्यों के बीच का विवाद हो गया। तो अगर इस विवाद को सॉल्व करना है तो इसके कंपोजिशन कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी मेंबर हों। तो इसका कंपोजिशन देख लीजिए, जो मेंबरशिप है, तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। ये कंपोजिशन जो है वो आप ध्यान रखेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर जो है इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। जितने भी राज्य हैं या जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर कि चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब कि जहाँ पर विधानसभा है, उन सभी के चीफ मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। जिन यूनियन टेरिटरीज में चीफ मिनिस्टर नहीं है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर इसके मेंबर होते हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर भी इसके मेंबर होते हैं। और अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, तो उस केस में उसके गवर्नर इसके मेंबर होते हैं। और केंद्र सरकार की तरफ से 6 सेंट्रल मिनिस्टर भी इसके मेंबर होते हैं, जिसमें होम मिनिस्टर का होना मैंडेटरी है, जिसमें होम मिनिस्टर का होना मैंडेटरी है। और होम मिनिस्टर के साथ जो बाकी 5 मिनिस्टर रह गए उन सभी का नॉमिनेशन प्राइम मिनिस्टर करते हैं। नॉमिनेशन कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करेंगे। तो अब आप इसके चेयर कंपोजिशन में ध्यान रखिए कि चेयरमैन पीएम हो गए, सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर जहाँ भी हैं और यूटी के भी चीफ मिनिस्टर मेंबर होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर उन यूटी के जहाँ पर कि चीफ मिनिस्टर नहीं है वो मेंबर होंगे। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो वहाँ के गवर्नर मेंबर होंगे। और केंद्र की तरफ से 6 सेंट्रल मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, और जिसमें से होम मिनिस्टर का होना मैंडेटरी है। और बाकी जो मिनिस्टर्स हैं या इवन होम मिनिस्टर भी, इसको नॉमिनेट कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करेंगे। तो ये था हमारा इंटर स्टेट काउंसिल। एक चीज़ और होता है इसमें कि जो भी एक राज्य का पब्लिक एक्ट है या रिकॉर्ड है या जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं उसको दूसरे राज्य में भी फुल फेथ और क्रेडिट दिया जाएगा। और इसके लिए संविधान में आर्टिकल 261 इसका प्रावधान करता है। आर्टिकल 261 कहता है कि जो भी एक राज्य का पब्लिक एक्ट होगा, रिकॉर्ड होगा या जुडिशियल प्रोसीडिंग होगा, उसको बाकी सभी राज्यों में फुल फेथ और क्रेडिट मिलेगा। अब पब्लिक एक्ट का मतलब क्या सब हो गया, तो एक एक्ट तो हो गया जो लेजिस्लेचर बनाती है। इवन एग्जीक्यूटिव का भी अगर कोई एक्शन है, एग्जीक्यूटिव ने भी अगर कोई रूल बायलॉज बनाए हैं तो वो सभी पब्लिक एक्ट में आएंगे। तो लेजिस्लेटिव के भी आएंगे और एग्जीक्यूटिव के भी आएंगे। इसी तरह रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड का मतलब जो सरकार का कोई भी ऑफिशियल बुक हो, रजिस्टर हो या कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड हो, अगर सरकार का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो सभी इसके अंदर आएंगे। इसी तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की हम बात कर रहे हैं तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के केस में अगर सिविल ऑर्डर है तो पूरे देश में वो वैलिड होगा, लेकिन अगर क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड कोई ऑर्डर है तो वो एक्सक्लूड हो सकता है। और इसलिए एक्सक्लूड हो सकता है कि कई जगहों पर एक जगह का क्रिमिनल लॉ दूसरे जगह फॉलो नहीं होता है, तो इस वजह से क्रिमिनल लॉ इसमें से एक्सक्लूडेड है, जबकि सिविल लॉ ऑर्डर जो है वो पूरे देश में वैलिड होगा। फिर हमने बात किया था कि जो दो राज्यों के बीच व्यापार व्यवसाय है उस पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है। तो इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो आर्टिकल 301 से 307 के बीच दिया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि दो राज्यों के बीच जो भी ट्रेड होंगे या जो भी व्यापार व्यवसाय होगा वो फ्री होगा, मतलब उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसे आप नहीं लगा सकते। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, और उसका ग्राउंड क्या होगा, पब्लिक इंटरेस्ट। किस ग्राउंड पे लगा सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट में। अगर किसी पार्टिकुलर राज्य में
कुछ ऐसे ट्रेडिशनल या लोकल के कुछ ऐसे व्यापार व्यवसाय हैं जो दूसरे राज्य से प्रोडक्ट आने पे ख़त्म हो सकता है, उसकी जीविका खत्म हो सकती है, उसका व्यापार व्यवसाय ख़त्म हो सकता है। तो उस केस में पार्लियामेंट चाहे तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। लेकिन इस रेस्ट्रिक्शन के केस में भी किसी भी एक राज्य को दूसरे के ऊपर प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। आप प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं किसी एक राज्य को। रेस्ट्रिक्शन अगर लगाया जा रहा है तो सभी राज्यों पे एक साथ लगेगा। अगर मान लीजिए एक राज्य ए है, यहाँ पर कोई सामान नहीं जा सकता है, कोई प्रोडक्ट है जिसकी एंट्री इस राज्य में अगर बैन है तो वो किसी भी राज्य से नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य से ए में आ जाएगा और दूसरे से नहीं आएगा, नहीं। अगर बैन है तो सारे राज्यों से बैन होगा। तो एक राज्य को दूसरे के ऊपर प्रेफरेंस नहीं दे सकता है। पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्शन तो लगा सकती है लेकिन प्रेफरेंस नहीं दे सकती है किसी को। इसी तरह जो स्टेट की विधानसभा है, जो राज्य की विधानसभा है, वो भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन इस केस में जब कभी भी इस रेस्ट्रिक्शन को लागू करने के लिए कोई बिल लाया जाएगा तो उसके लिए प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति महोदय की प्रीवियस सैंक्शन मैंडेटरी है। आप इसको ध्यान रखेंगे। जब कभी भी इस तरह का कोई भी बिल राज्य विधानसभा में लाया जाएगा कि किसी प्रोडक्ट पे या किसी भी व्यापार व्यवसाय पे कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप लगाना चाह रहे हैं, तो उस केस में ऐसा बिल सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के प्रीवियस सैंक्शन से ही विधानसभा में लाया जा सकता है। और इस केस में भी किसी भी एक राज्य को दूसरे के ऊपर प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। अगर किसी एक राज्य को दूसरे के ऊपर प्रेफरेंस दिया गया तो फिर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं माना जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखिए। तो आज के लेक्चर में हमने इंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान थे उसके बारे में पढ़े हैं। अगले लेक्चर में हम लोग जोनल काउंसिल है और जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना।